गज़ल ने जो साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, ये बहुत सारे बिंदु गज़ल ने छुए हैं। आज गज़ल की नज़र में अगर ऊंची हवेलियां हैं तो फुटपाथों को भी उसने नज़रअंदाज नहीं किया है। सही बात है। गज़ल की नज़र में अगर धनी लोग हैं तो खेतीहर मजदूर और किसान को भी उसने नज़रअंदाज नहीं किया है। गज़ल की नज़र में आज पर्वत हैं तो खाइयों को भी उसने देखा है और उनकी व्यथा कथा भी लिखी है। गज़ल ने समस्याएं उठाई भी हैं और समस्याएं सुलझाई भी हैं। यही एक ऐसी विधा है जो निरंतर अपना स्वरूप बदलती रही और आज भी जिंदा है। नमस्कार, दुर्गा नवरात्रा में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच उपस्थित हैं देश के सुप्रसिद्ध एवं लोकप्रिय शायर डॉक्टर कृष्ण कुमार नाथ साहब। सर, केवी स्टूडियो में बेगूसराय में आपका स्वागत है। धन्यवाद सीमा जी। नमस्कार, मैं मनीष मोहक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर कृष्ण कुमार नाथ साहब का केबी स्टूडियो में पुनः स्वागत करता हूँ। गुरुदेव, जैसा मुझे ज्ञात है आप प्रख्यात शायर नूर साहब का शिष्य हैं, तो मैं उनके बारे में आपसे सुनना चाहूँगा। हाँ मनीष, बहुत धन्यवाद तुम्हारा। तुम्हारी भेंट कृष्ण बिहारी नूर साहब से नहीं हुई है। कृष्ण बिहारी नूर साहब जितने अच्छे शायर थे उतने ही अच्छे इंसान भी थे। हम देखते हैं आज के मंचों पर लोग समझौता कर रहे हैं कविता से, शायरी से, गीतों से, लेकिन नूर साहब ने कभी मंच और साहित्य के बीच एक संतुलन बना के रखा, कभी समझौता नहीं किया उन्होंने। आज लोग कहते हैं कि मंच की शायरी अलग है और साहित्यिक जो कविता है वो अलग है, लेकिन मेरा इस बारे में ये दृष्टिकोण ये है कि साहित्य साहित्य है। हम जैसा परोसते हैं लोगों को वैसा ही वो ग्रहण भी करते हैं। नूर साहब ने यही किया कि उन्होंने मंच और साहित्य दोनों के बीच संतुलन बनाकर रखा। उनकी भाषा बहुत सरल थी और भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत उनकी शायरी हमें मिलती है। तो नूर साहब बहुत अच्छे व्यक्ति थे, लखनऊ रहते थे और 2003 में उनका स्वर्गवास हुआ। तो नूर साहब से हमने बहुत कुछ सीखा। उनके कदमों में बैठकर हमें बहुत आशीर्वाद मिला। कविता की, गज़ल की जो बारीकियां थीं उन्होंने हमें सिखाई, बताई और उन्हीं को आधार मान के मैं अपना सफ़र जारी रखे हुए हूँ। नूर साहब का ही एक शेर था कि रोशनी सचित्र हो गई, नूर का चरित्र हो गई। वाह, क्या बात, क्या बात। रोशनी सचित्र हो गई, नूर का चरित्र हो गई, उनको मुझसे प्यार हो गया, बात ही विचित्र हो गई। वाह, क्या बात, बहुत सुंदर। उनका एक शेर और है कि जैसे अंतिम पृष्ठ, नूर साहब का शेर है कि जैसे अंतिम पृष्ठ नाविल में न हो, नाविल में ना हो, नाविल में, वाह क्या प्रयोग। जैसे अंतिम पृष्ठ नाविल में न हो, राम का अस्तित्व क्या सीता बगैर। वाह, क्या शेर है, वाह बहुत सुंदर। नूर साहब ऐसे साहित्यकार थे कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को साथ साथ लेकर चले थे वो। और यहाँ भी हम देखते हैं कि हमारे जो उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो गज़लें हैं, वहाँ भारतीय संस्कृति बहुत हमें मिलती है। सर, आपको बहुत करीब है भारतीय संस्कृति। हाँ, तो और उनसे हमने यही सीखा है कि हमारे साहित्य को पढ़कर किसी को पता लग जाना चाहिए कि हम कहाँ के निवासी हैं। कोई हमसे ये ना पूछे कि आप भारत के निवासी हैं। हाँ, हमारे साहित्य को पढ़ें और ख़ुद पता चल जाए कि हाँ, हम भारत के निवासी हैं। वही चीज़ें नूर साहब की शायरी में मिलती हैं। तो नूर साहब की आज मधुर स्मृतियाँ हमारे साथ हैं। मैं उन स्मृतियों को नमन करता हूँ। और जैसा कि मुझे ज्ञात है गुरुदेव कि आप बड़े ही प्यारे शिष्य थे उनके, नूर साहब का। तो आप अपनी गज़ल यात्रा के बारे में कुछ दर्शकों को बताएं जो सुनना चाहते हैं। हाँ मनीष,
गज़ल यात्रा तो खैर काफ़ी बड़ी है उसको पूरी तरह से डिटेल दे पाना तो संभव नहीं है इस समय, एक संक्षिप्त समय में। लेकिन मैं शॉर्ट में, संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि मेरे लेखन की शुरुआत 77-78 से हुई है। यानी मैं उस समय 76 में मैंने हाई स्कूल किया था। हाँ, तो 77-78 से, यानी जब इंटर में हमने एडमिशन लिया तभी से लेखन की शुरुआत हुई। और 82 में पहला कार्यक्रम आकाशवाणी रामपुर में हुआ। लेकिन उस समय तक हम जो लिख लेते थे उसी को बहुत अच्छा समझते थे। मेरे साथ ये रहा कि बचपन से ही मुझे गाने गुनगुनाने का शौक़ था, पता नहीं कैसे, मुझे खुद नहीं मालूम। मुकेश को मैं खूब गाता था, मुकेश के गाए हुए गीत, और मुझे अच्छे लगते थे। तो उसी से बस लेखन की शुरुआत हुई। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि 89 में, सन 1989 में नूर साहब से मेरी भेंट हुई और मैंने वहाँ लखनऊ जा कर के मैंने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। और फिर निरंतर उनका प्यार, बेइंतहा प्यार मुझे उनका मिला। हालांकि उनके बहुत सारे शिष्य ऐसे हैं जिन्होंने देश विदेश में नूर साहब का भी नाम रोशन किया और हिंदी साहित्य का भी नाम रोशन किया और हिंदुस्तानी साहित्य का नाम रोशन किया। सर, उनमें से ही आप हैं। डॉक्टर, जैसे अभी पिछले दिनों कोरोना में निधन हो गया, नूर साहब के बहुत प्यारे शागिर्द थे डॉक्टर कुंवर बेचैन। कुंवर बेचैन। हाँ, और गोविंद गुलशन हैं जी हैं, दीपक जैन साहब हैं, तो बहुत सारे उनके, अरविंद असर हैं, इम्तियाज़ अली, राज भारती साहब हैं, गुलशन बरेलवी साहब हैं। तो बहुत सारे उनके शिष्य रहे हैं जो आज गज़ल के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो अब गज़ल यात्रा के बारे में तो यह है कि उनसे जो सीखा उसी पे आगे बढ़ते रहते थे। लेकिन उनमें एक चीज़ देखी मैंने नूर साहब में कि वो जब किसी चीज़ को बताते थे तो थोपते नहीं थे, वो संशोधन करते थे। तो ये नहीं कहते थे कि भाई इसको हटा के ये करो, नहीं, वो कहते थे भाई हम अगर लिखते इसको तो यूं करके लिखते हैं। अच्छा। तो पूरे प्रजातांत्रिक मूल्य जो उनमें थे वही हम तो हमें अच्छा लगता था, तो हम तुरंत उसको संशोधित कर लेते थे। और भाषा को लेकर वो बहुत सतर्क रहते थे। वो मुझसे कहते थे कि नाज देखो, साहित्यकार भाषा के लिए समाज का शिक्षक होता है। बिल्कुल सही बात। साहित्यकार की भाषा बिगड़ती है तो साहित्य की भाषा बिगड़ती है, और साहित्य की भाषा बिगड़ती है तो समाज की भाषा बिगड़ती है। इसलिए साहित्यकार की अहम जिम्मेदारी है कि वो भाषा को संतुलित बना के चले और गलत जिन शब्दों के बारे में वो जानता है उन्हीं का इस्तेमाल करे। अगर वो गलत उसका उच्चारण होता है, गलत शब्द प्रयोग करता है अपने साहित्य में, तो वो चीज़ वहाँ जाती है समाज में, और समाज जब में एक गलत परंपरा पड़ती है और वो भाषा समाज की बिगड़ती है। तो इस मामले में वो बहुत चौकन्ने रहते थे। मुझसे भी बार बार इसी चीज़ को कहते थे और उनसे बहुत बारीकियां हमने सीखी। उनका बस जो कुछ भी हूँ मैं आज, वो उन्हीं की कृपा है। जी सर, बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि सर ने ही बताया कि आप नूर साहब के शिष्य हैं और वो भाषा पर बहुत ध्यान देते थे, विशेषतः हिंदी भाषा पर। और आप भी, चूँकि हम भी आपके शिष्य हैं और मनीष मोहक साहब भी आपके शिष्य हैं और हम लगातार सीख रहे हैं, तो वहाँ भाषा की क्या व्यवस्था होनी चाहिए वो हम हर पल महसूस करते हैं और हम भी ये सीखते हैं। और अभी 2 अप्रैल को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में आपको सम्मानित किया गया, आपकी पुस्तक का लोकार्पण किया गया। सर, इसके बारे में कुछ बताइए। मुझे ये पुस्तक दिखाई दे रही है, मैं सभी मेरे सुधी दर्शक वर्ग को ये पुस्तक दिखा देती हूँ। इस पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, सर बताइएगा कुछ इसके विषय। हाँ, दरअसल ये मेरा सौभाग्य कि पटना में
जो स्थापित है ये बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, उन्होंने मुझे सम्मानित किया। और सम्मानित क्या, मैं तो ये कहूँगा कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का और उसके सभी जो सदस्य थे, जो पदाधिकारी थे, उन सब का मुझे बहुत प्यार मिला। तो उन्होंने 2 और 3 अप्रैल को उनका कार्यक्रम था, तो उन्होंने 2 को सम्मानित किया। और 3 तारीख में फिर मेरा एक नया गीत संग्रह आया था, मैं दिखाता हूँ। हाँ, ये गीत संग्रह है, साथ तुम्हारे। तो इसका लोकार्पण किया गया। और ये गीत संग्रह दरअसल मेरा पहला, वैसे तो ये मेरी 9वीं किताब है। हाँ, बहुत बधाई सर, बहुत बधाई। धन्यवाद। तो 9वीं किताब है, लेकिन गीत संग्रह दूसरा है। बहुत सुंदर। गीत बड़ी कठिन विधा है। और 2003 में मेरा गीत संग्रह आया था मन की सतह पर, जिसमें 2002 तक की रचनाएं शामिल थी। अब ये 2022 में, यानी 20 साल में एक ये छोटी सी किताब ये आई है। 20 साल का अनुभव संजय हुए हैं। सही बात है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि रचनाएं कम ज़रूर हैं, सबका प्यार मुझे मिलता है। सर, आपकी रचना हाँ, उत्कृष्ट सबका। होती हैं। भाषा संयोजन, क्या भाषा संयोजन। अच्छा, इससे पहले मेरी एक किताब ये व्याकरण गज़ल का ये है। बहुत सुंदर, बहुत। तो ये बहुत व्याकरण गजल का ये बहुत प्रसिद्ध रही है। जो गज़ल सीखने वाले लोग हैं, उसमें बड़े सरल तरीके से इसको हमने बताया, समझाया है। तो इसका बहुत बड़ा 2 संस्करण इसके छप चुके हैं, अच्छा, और तीसरे संस्करण की तैयारी है। अब किसी किताब के 2 संस्करण छप जाएं, तीसरी की तैयारी हो, तो जाहिर है बहुत बड़ी कि उपलब्धि है उसके सर। लोकप्रियता उस जन जन पुस्तक तक की। पहुंच सही गए। बात है गुरुदेव। और गज़ल के बहुत सारे जो रचनाकार हैं, जो बड़े बड़े गज़लकार हैं, उन्होंने इस किताब की प्रशंसा भी की है। और जो उसमें नवागंतुक हैं गज़ल के क्षेत्र में, उनको ये किताब लाभकारी भी साबित हुई है। इसमें हमने गज़ल की जो बहरें हैं और किस तरह से लिखना है और बहर को किस तरह से समझना है, उस बारे में बताया गया है। अच्छा गुरुदेव, ये जो नए शायर हैं, जो भी गज़ल कह रहे हैं, उसे आप किस रूप में देखते हैं? जो नए शायर हैं, गज़ल कह रहे हैं। अच्छा मनीष, देखो, गज़ल विधा वैसे तो 400 साल पुरानी है। 4 शताब्दियों का सफ़र है गज़ल का। लेकिन भाषा भी और विधा भी कोई बदलती रहती है, उसके अपना अपना स्वरूप बदलती रहती है। गज़ल भी फ़ारसी से उर्दू में आई, उर्दू से हिंदी में आई। हिंदी ही नहीं बल्कि हिंदी की बहुत सारी जो भाषाएं हैं हमारे देश की, और भी जो भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनमें आज गज़ल कही जा रही है। ये हिंदुस्तानी भाषा है। हाँ, तो गज़ल को वैसे तो यूँ माना जाता है कि महबूब से बातचीत, लेकिन ये एक लंबे समय तक ये परिभाषा उसकी चलती रही। लेकिन आज वो गज़ल नहीं है। वो पहली गज़ल तवाइफों के घुंघरुओं में कैद रहती थी। वो पहली गज़ल फ़कीरों के आस्थानों में, दरवेशों के आस्थानों में रही, आध्यात्मिक रही। उस गज़ल ने कई बार हमारी जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं, तो उसमें ये भी रहा कि गज़ल में जो हमारे बादशाह थे, नवाब थे, तो उस समय मुशायरे होते थे, लेकिन वो मुशायरे आम नहीं होते थे। वो सिर्फ 15, 20, 30 जो उनके दरबारी लोग थे या उनके ख़ास लोग थे, हाँ, राज्याश्रित शायर थे। तो राजाओं को, नवाबों को तो मनोरंजन चाहिए, सही बात है। और श्रृंगार से अच्छा मनोरंजन भला क्या हो सकता है। तो गज़ल वहीं सिमटी रही, एक उसमें परिभाषा की कैद में रही। लेकिन अब आकर के जैसे हम देखते हैं कि दुष्यंत से हम यूँ मानते हैं कि गज़ल ने अपना स्वरूप बदला। बिल्कुल। वो महबूब से बातचीत उस कैद से निकलकर बाहर आई, और गज़ल ने जो साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, ये बहुत सारे बिंदु
गज़ल ने छुए हैं। आज गज़ल की नज़र में अगर ऊंची हवेलियां हैं तो फुटपाथों को भी उसने नज़रअंदाज नहीं किया है। सही बात है गुरुदेव। गज़ल की नज़र में अगर धनी लोग हैं तो खेतीहर मजदूर और किसान को भी उसने नज़रअंदाज नहीं किया है। गज़ल की नज़र में आज पर्वत हैं तो खाइयों को भी उसने देखा है और उनकी व्यथा कथा भी लिखी है। गज़ल ने समस्याएं उठाई भी हैं और समस्याएं सुलझाई भी हैं। यही एक ऐसी विधा है जो निरंतर अपना स्वरूप बदलती रही और आज भी जिंदा है। बहुत सारी विधाएं हैं जो स्वरूप अपना नहीं बदल सकी और ख़त्म हो गई, तो ये गज़ल की खासियत रही कि वो आज भी जिंदा है, तो इसलिए कि वो स्वरूप अपना बदलती रही है। बिल्कुल वो इनके मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द थे हाली, उन्होंने गज़ल पर बहुत प्रहार किए। वो गज़ल को अच्छा नहीं मानते थे। वो कहते थे कि गज़ल 2 मिसरों में कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। और उन्होंने जो नज़में होती थीं, नज़्म की वकालत की और कहा कि नज़में लिखी जानी चाहिए गज़ल की बजाय। लेकिन मेरा मानना है कि यही गज़ल की खूबी है कि वो 2 मिसरों में, 2 पंक्तियों में पूरी बात आ जाती है। यानी गज़ल का एक 2 पंक्तियों का एक शेर विचारों का महासमुद्र होता है, महासमुद्र होता है विचारों का। और इसीलिए अब देखिए ना, नज़्म आप लिखेंगे तो शुरू से आखिर तक आपको एक ही विचार पे केंद्रित रहना होगा। आपकी जो भावभूमि होगी वो एक ही विषय वस्तु होगी, वो एक ही होगी। लेकिन जब हम गज़ल की बात करते हैं तो अगर उसमें 5 शेर हैं तो वो पांचों के पांचों अलग अलग विषय वस्तु पर आधारित हैं। ये गज़ल की खूबी है और अपनी इसी विशेषता के कारण वो आज जिंदा भी है। बहुत सारी विधाएं, नज़्म इतनी चर्चित है कोई नहीं, लेकिन गज़ल उससे ज़्यादा, और इसीलिए कि गज़ल ये विभिन्न भाषाओं में कही जा रही है। गुरुदेव ये जो है ये गज़ल के जितने शेर होते हैं उनमें कविता कह सकता हूँ? नहीं, देखो गज़ल नहीं, कविता तो आप किसी भी चीज़ को कह सकते हैं। अच्छा भाई, कविता में तो गीत भी आ जाता है, कविता में तो गज़ल भी आ जाती है, कविता में नज़्म भी आपकी आ जाएगी। कविता में तो आप किसी भी विधा को, आप दोहे को कविता में आप ये कह सकते हैं कि ये भी कविता है। अगर इसमें मैं 10 विधाओं की चीज़ें, अपनी रचनाएं इसके एक किताब में रखूं तो काव्य संग्रह में उसको नाम दे सकता हूं। उसे गज़ल संग्रह नाम नहीं दे सकता क्योंकि उसमें एक ही विधा नहीं है। इसे गीत संग्रह भी नहीं कह सकता, उसे अपना काव्य संग्रह कह सकता हूँ, जिसमें काव्य की अलग अलग बहुत सारी विधाओं की रचनाएं हैं। जितना मुझे समझ में आ रहा है कि साहित्य को हम बांट सकते हैं गद्य और पद्य, पद्य को हम कविता कहेंगे और फिर कविता के भिन्न भिन्न रूप हैं। तो गज़ल तो एक शास्त्रीय विधा है और इसकी एक लंबी परंपरा है। और चूंकि मैं भी अब गज़ल से जुड़ी हुई हूँ तो इसमें काफ़ी और रदी, बहर, ये तमाम चीज़ें आती हैं। तो शुरुआती जो दौर में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सर की ये जो व्याकरण गज़ल ये पुस्तक बहुत उपयोगी है। और बस तो समय चूँकि बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि इस पुस्तक में आपने किन किन बिंदुओं को छुआ है। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है सीमा जी। दरअसल हम कला की कोई भी चीज़ है ना, चाहे वो हमारी कलाकृति हो कोई, या गज़ल हो या नज़्म हो या गीत हो, जितनी हमें वो सुंदर दिखाई देती है रचना, आप ये मान के चलिए कि वो रचना जितनी हमें सुंदर दिखाई देती है उतना ही उसमें रचनाकार ने परिश्रम किया है, कलाकार ने उतना ही उसमें परिश्रम किया है। तो हमारे पूर्वजों ने गज़ल के बहुत सारे मानक तय कर दिए हैं कि गज़ल में रदीफ़ क्या है, गज़ल में काफ़िया क्या है और बहर क्या है, अरकान क्या हैं, और हमें उसी के आधार पर चलना है। आज थोड़ा सा अफसोस होता है कि हमारे हिंदी क्षेत्र में गुरु शिष्य परंपरा का अभाव है। पहले गुरु शिष्य परंपरा थी, सभी लोग किसी न किसी से जुड़े होते थे जो नए रचनाकार होते थे, लेकिन आज इसका अभाव है। और उस अभाव का ही कारण है कि गज़ल में कुछ ऐसी चीज़ें भी लिखी जा रही हैं जो नहीं आनी चाहिए। हाँ, हमें बस ये देखना है हमें ये नहीं देखना कि क्या लिखना है,
हमें सिर्फ इतना देखना है कि हमें गज़ल में क्या नहीं लिखना है, कितनी बड़ी बस। बात कही है। बाकी सब लिखना है, क्या नहीं लिखना है इस पे हमारा ध्यान पहुंच जाए, क्या नहीं लिखना है बस ये हम देख लें, फिर तो एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है उसका। आज गुरु शिष्य परंपरा के अभाव की वजह से ही आज मैं बहुत सारे रचनाकारों को देखता हूँ, वो कहते हैं अरे हम तो सोच पे, विचारों पे ध्यान देते हैं, हम शिल्प पे ध्यान, हाँ, हम बहर पे ध्यान नहीं देते। तो मुझे मैं उनसे कहता हूँ कि भाई ये आपकी हिम्मत है कि आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। जो वो लोग ऐसे सेंटेंस वही लोग बोल पाते हैं जो शिल्प को नहीं साध पाते हैं। बहुत सुंदर, बिल्कुल संत सच, को सच संत है। को साधना, संत को छंद को साधना ये हृदय की चीज क्या है बात है, बिल्कुल और सही बात। हमारे परिश्रम पे निर्भर करता है। इस बात पे भी निर्भर करता है कि हम अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से, अपने अग्रजों से किस प्रकार से सीख रहे हैं, उनको किस प्रकार सम्मान देते हैं। तो अगर हमें शिल्प का ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ कथ्य का ही ध्यान रखना है, तो हम अपनी अभिव्यक्ति के लिए गजल को ही माध्यम क्यों चुने? क्यों चुने? हम बिल्कुल। अछांदी कविता में, हम अछांदी कविता में तो लिख सकते हैं ना, गद्य में भी लिख सकते हैं, गद्य, हाँ, तो वहाँ कोई सीमा, कोई बंदिश ही नहीं है। बंदिश ही नहीं है। अच्छा, ये लोग, कुछ लोग छंद को बंधन मानते हैं और मेरा मानना है कि छंद बंधन नहीं है, छंद अनुशासन है। बहुत सुंदर, वाह, क्या बात। छंद बंधन नहीं है, छंद अनुशासन है। अनुशासन है। जी। हम जब इसको साध लेते हैं तो हमारे रास्ते बड़े आसान हो जाते हैं। बिल्कुल, आप सही देखते बात हैं कि आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं और आपने इधर उधर नहीं देखा, तो ठीक है आप सड़क क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन एक बार दो बार जब आपकी आदत में अगर ऐसा शामिल हो गया तो कभी ना कभी दुर्घटना भी हो जाती है। लेकिन जब आप ये देखेंगे ये रेड लाइट है, ये ग्रीन लाइट है, आप उसको देखकर अगर सड़क क्रॉस करते हैं तो आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। हो सकता है कि आपको 1-2 मिनट विलंब हो जाए, लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे। बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर। छंद वही अनुशासन है और हमें इसका अनुशासन का ख्याल लाजमी तौर पर रखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये किस तरह से सर ने बताया कि छंद एक अनुशासन है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये बात कोई बहुत बड़ा साधक ही ये बात कह सकता है। तो ये वर्तमान गज़ल की बात हुई, आगामी पीढ़ी को आप सर क्या संदेश देना चाहेंगे गज़ल के माध्यम से? हाँ, गज़ल के माध्यम से जो इस क्षेत्र में नए रचनाकार आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं उनसे ये अपेक्षा भी करता हूँ, अपेक्षा ही नहीं, मैं अनुरोध करना चाहूँगा उनसे कि वो किसी न किसी अपने अग्रज से किसी न किसी अच्छे गज़लकार को अपना गुरु बनाएं। मेरा तो ये मानना है कि जिस प्रकार से मुझे बुज़ुर्गों ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, नूर साहब ने गज़ल के सांस्कृतिक आंगन में मुझको टहलाया, चलना सिखाया, तो वो सब चीज़ें मैं भी देकर जाना चाहता हूँ। और हमारे पास जो भी है वो कम से कम हम अगली पीढ़ी को दे जाएं तो अगली पीढ़ी याद भी रखती है कि हमें किसने क्या चीज़ उपलब्ध कराई थी, दी थी, हमने किससे क्या सीखा था। तो कला का जो क्षेत्र है, मैं नए गज़लकारों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो किसी न किसी के शिष्य अवश्य बने और अपने अग्रजों को, जो गज़ल क्षेत्र के अग्रज हैं, उनसे मशवरा भी लें। अगर कोई टोके उनको किसी कमी पे, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और इन सब पे गज़लें परोसी जा रही हैं, तो आज मैं देखता हूँ कि जैसा जिसने लिख लिया वैसा ही उसने फेसबुक पे डाल दिया। जबकि होना ये चाहिए कि हम कुछ लिख रहे हैं तो तब तक उसको फेसबुक पे ना डालें, उसको छपवाएं नहीं, जब तक कि हम किसी अपने अग्रज को से उस पर परामर्श ना कर लें। देखिए, आज अगर हमें कोई कमी है तो अपने किसी जो हमारे 1-2 जो गुरुजन हैं या जो हमारे अग्रज हैं, हमारी कमी वहीं तक सीमित रहती है जब हम उनसे पूछते हैं। लेकिन जब हम अपनी चीज़ को बाज़ार में ले आते हैं, सोशल मीडिया मीन्स एक बाज़ार, प्रकाशन मीन्स एक बाज़ार, जब हम बाज़ार में उस चीज़ को ले आते हैं तो हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो अगर अच्छी है तो उसकी प्रशंसा करे और उसमें गलत है तो उसको उसमें खामियां ढूंढ के बताए भी। तो कई लोग नाराज़ भी हो जाते हैं टोकने पर। तो जो हमारे जो इस समय गज़ल के क्षेत्र में लोग हैं, जो नए रचनाकार हैं, मैं चाहता हूं कि वो नाराज़ ना हों,
किसी ने अगर उनको टोका है तो वो उनकी सीख को माने या ना माने, लेकिन उनको धन्यवाद ज़रूर दे दें, ताकि सामने वाले की ये हिम्मत बनी रहे कि मैं इनको दोबारा भी टोक सकता हूँ। इससे हमारी जो कला है वो निखर के सामने आएगी और दूसरे की हिम्मत भी बनी रहेगी कि हाँ, हमारी कमियां दूर होती रहेगी। जी सर, बहुत सुंदर। जैसा कि सर ने बताया कि गज़ल अनुशासन मांगती है, और ये यदि इस परंपरा को हम स्वस्थ तरीके से आगे बढ़ाएं तो एक गुरु शिष्यत्व का रूप में आगे बढ़े तो बेहतर है, क्योंकि इसमें एक अनुशासन है, इसमें कुछ व्यवस्थाएं हैं, और ये बिना अनुशासन और व्यवस्थाओं के बिना ये अपने मूल स्वरूप बनाए नहीं रखेंगी। तो भाई मनीष महक साहब को मैं मंच दे रही हूँ। आप और गुरुदेव, आपका जो एक गीत है, मैं तुम्हारा प्रीत हूँ, तुम्हारी प्रीत हूँ, मुझे काफ़ी पसंद है। मैं चाहता हूँ उसका कम से कम 2 बंद गुनगुना दे, श्रोताओं के बीच सब सुनेंगे। मुझे काफ़ी पसंद है वो गीत आपका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मनीष तो बहुत प्यारे बच्चे हो, और मैं ये देख रहा हूँ, मैं ये देख ही नहीं रहा, महसूस कर रहा हूँ कि तुम किसी काम को बड़ी संवेदनशीलता के साथ करते हो, और ये मुझे अच्छा लगता है। अगर हम किसी काम को संवेदनशीलता के साथ करते हैं तो वो चीज़ें, हमारी जो रचनाएं हैं वो निखर के आती हैं, हम बेहतर तरीके से सीख भी पाते हैं। तो एक बड़ा पुराना गीत है मेरा वो, मुझे बहुत चलिए मैं उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। नवरात्रे चूँकि चल रहे हैं, व्रत भी हैं, तो खान पान भी कुछ उसी तरह का तो प्रस्तुत कर रहा हूँ। तुम समंदर हो अपरिमित और मैं जलियान हूँ, तुम समंदर हो अपरिमित और मैं जलियान हूँ, मैं तुम्हारी प्रीत हूँ पहचान हूँ। क्या कहना। तुम समंदर हो अपरिमित और मैं जलियान हूँ, मैं तुम्हारी प्रीत हूँ पहचान हूँ। खूब लहरों से लड़ा हूँ, खूब झेले हैं सितम, खूब लहरों से लड़ा हूँ, खूब झेले हैं सितम, ये विषमताएं मगर उत्साह कर पाई न कम, मैं तुम्हारी यश कथा हूँ, क्या कहना। मैं तुम्हारी यश कथा हूँ, नेह का गुणगान, मैं तुम्हारी प्रीत हूँ पहचान हूँ। और दूसरा चरण है, स्वागत है। क्या बात। देख ली जादूगरी मैंने तुम्हारे प्यार की, देख ली जादूगरी मैंने तुम्हारे प्यार की, दृष्टि तुमने बांध रखी है सकल संसार की, मैं तुम्हारी ही कृपा हूँ, मैं तुम्हारी ही कृपा हूँ, मैं अमर वरदान हूँ, मैं तुम्हारी प्रीत हूँ पहचान हूँ। और अंतिम बंद है, चरण है गीत का। बहुत बढ़िया। सीप भी हैं, शंख भी, तूफान भी, मझधार भी, सीप भी हैं, शंख भी, तूफान भी, मझधार भी, हैं सभी निर्भर तुम्हीं पर, नाव भी पतवार भी, मैं सितारा हूँ गगन हूँ, मैं सितारा हूँ गगन हूँ, चांद हूँ दिनमान हूँ, मैं तुम्हारी प्रीत हूँ पहचान हूँ, तुम समंदर हो अपरिमित और मैं जलियान हूँ, मैं तुम्हारी प्रीत हूँ
पहचान हूँ। क्या बात, कितने शुक्रिया। सुंदर बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक ये गीत। और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर, आपने अपना बहुमूल्य समय केवी स्टूडियो को दिया, और सारा श्रेय मनीष मोहक साहब को जाता है। तो हाँ, मनीष ही लेकर आए हैं। और ये और मैं दर्शकों को बताना भी चाहता हूँ कि जैसे मेरे सामने बैठी हुई है डॉक्टर सीमा विजय बर्गिया जी, अलवर राजस्थान से हमारे बीच हैं, जो मेरे गुरु बहन हैं, और अभी बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में सभी का आना हुआ, तो मैंने इनसे निवेदन किया इन लोगों से कि बेगूसराय चलने के लिए और आए बहुमूल्य समय देने के लिए मैं तो शुक्रगुजार हूँ ही, साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित भी करता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरह से सर आपने प्रस्तुति अपनी दी और बताया गज़ल के बारे में, बहुत ही अच्छा लगा। और सीमा विजय बर्गिया दीदी जो है, इनकी 3 संग्रह, गज़ल संग्रह भी आ चुका है। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है, 3 गज़ल संग्रह, 3 गज़ल संग्रह आ चुके हैं। बहुत अच्छे शेर कहती हैं सीमा जी, बहुत अच्छे शेर। मैं दीदी को भी बहुत बधाई देता हूँ इस चीज़ के लिए। प्रस्तुति बहुत अच्छी है उनकी। वाह, सब आपका आशीर्वाद। तो इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है, और गुरुदेव डॉक्टर कृष्ण कुमार नाथ साहब को प्रणाम करती हूँ, साथ में भाई मनीष मोहक जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, और इसी के साथ यह कार्यक्रम संपन्न होता है। धन्यवाद बेगूसराय।